दोपहर के 2 बज रहे थे। मार्च की धूप में भी हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी। पंजाब के जालंधर जिले का एक छोटा सा गांव महसमपुर। उस दिन गांव के खुले मैदान में हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। हर कोई एक शख्स की झलक पाने के लिए बेताब था। तभी एक सफेद गाड़ी आकर रुकती है। उसके पीछे पूरा काफिला था। गाड़ियों का काफिला रुकते ही वहां धूल का गुबार उड़ता है और भीड़ में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है। सबसे पहले एक औरत बाहर निकलती है जिसके हाथों में तानपुरा है। उसके पीछे एक दुबला पतला जवान लड़का बाहर आता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और चेहरे पर बेपरवाह मुस्कान। दोनों जैसे ही अपने कदम जमीन पर रखते हैं तभी एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। उस मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे। उनके चेहरे ढके हुए थे। वो बिना एक पल गंवाए गाड़ी के बिल्कुल करीब आते हैं। उनके हाथों में कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि ऑटोमेटिक राइफलें थी। बिना कोई चेतावनी दिए, बिना एक शब्द बोले वो अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा मैदान कांप उठता है। चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। महज कुछ ही सेकंड में वो तीनों हमलावर हवा में गोलियां चलाते हुए अपनी बाइक पर सवार होकर गायब हो जाते हैं। जब धुआं छटता है तो गाड़ी के पास 4 लाशें लहूलुहान हालत में पड़ी मिलती हैं। जमीन खून से लाल हो चुकी थी। लेकिन वो लड़का कौन था जिसकी जान इस तरह सरेआम ले ली गई? वो कोई आम इंसान नहीं था। वो उस दौर में पूरे पंजाब की धड़कन था। उसकी आवाज पर पूरा पंजाब झूमता था। उसे पंजाब का एल्विस कहा जाता था। उसका नाम था अमर सिंह चमकीला और उसके साथ दम तोड़ने वाली औरत उसकी पत्नी और सिंगिंग पार्टनर अमरजोत कौर थी। एक ऐसा लोक गायक जिसने संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया था। उसका अंत इतनी बेदर्दी से कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि चमकीला का कत्ल किसने किया और क्यों? क्या ये किसी आतंकी संगठन की करतूत थी या फिर संगीत की दुनिया की आपसी रंजिश या फिर इसके पीछे जात पात की गहरी नफरत छिपी थी? नमस्कार, मेरा नाम है सलोनी शर्मा और आप देख रहे हैं जस्ट का शो क्राइम सीन। चमकीला की मौत की गुत्थी को समझने के लिए हमें उस दौर के पंजाब और चमकीला के शुरुआती जीवन को करीब से देखना होगा। चमकीला का असली नाम था धानी राम। उसका जन्म 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के पास डुगरी नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। चमकीला का परिवार बेहद गरीब था और वो दलित समाज की चमार जाति से ताल्लुक रखता था। बचपन से ही घर में गरीबी का साया था। खाने पीने की किल्लत थी। धानी राम पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा हुनर था। वो जो भी देखता, जो भी सुनता, उसे शब्दों में पिरोकर कविता बना देता था। उसने इलेक्ट्रिशियन बनने की कोशिश की ताकि कोई पक्की नौकरी मिल सके और घर का गुजारा चल सके। लेकिन जब इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं मिला तो उसे लुधियाना की एक कपड़ा मिल में मजदूरी करनी पड़ी। कपड़ा मिल में काम करते हुए भी उसका मन सिर्फ ढोलक, हारमोनियम और शायरी में ही अटका रहता था। वो काम के बीच में जब भी वक्त मिलता अपने हाथ से लिखे गाने गुनगुनाने लगता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात पंजाब के मशहूर गायक सुरिंदर शिंदा से हुई। शिंदा ने जब इस दुबले पतले लड़के की लिखी हुई पंक्तियां सुनी तो वो हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि इस लड़के में शायरी और संगीत का जबरदस्त टैलेंट है। शिंदा ने उसे अपना शागिर्द बना लिया। धानी राम अब सुरिंदर शिंदा के लिए गाने लिखने लगा। उसके लिखे गाने दूसरे बड़े गायक गाने लगे और सुपर हिट होने लगे। लेकिन धानी राम सिर्फ दूसरों के लिए लिखकर खुश नहीं था। उसके दिल में खुद स्टेज पर जाकर गाने की एक तड़प थी। साल 1979 में उसने अपना स्टेज नाम रखा अमर सिंह चमकीला। पंजाबी में चमकीला का मतलब होता है वो जो चमकता है, और सच में वो आने वाले सालों में पंजाब के आसमान पर सबसे चमकदार सितारे की तरह चमका। साल 1980 में उसने गायिका सुरिंदर सोनिया के साथ मिलकर अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड किया जिसका नाम था टकुए ते टकुआ। इस एल्बम का म्यूजिक मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर चरणजीत आहूजा ने तैयार किया था। ये एल्बम आते ही पूरे पंजाब में छा गया।
चमकीला की तीखी और ऊंचे सुर वाली आवाज और उसके अलग तरह के बोल लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगे। लेकिन सोनिया के साथ उसकी जोड़ी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। पैसों के बंटवारे और सोनिया के मैनेजर पति के साथ विवाद के कारण चमकीला ने अपना खुद का ग्रुप बनाने का फैसला किया। इसके बाद उसने मिस उषा किरण और अमर नूरी जैसी गायिकाओं के साथ कुछ समय काम किया। लेकिन चमकीला की तलाश तब खत्म हुई जब उसकी मुलाकात अमरजोत कौर से हुई। अमरजोत कौर की सुरीली और ऊंची आवाज चमकीला की आवाज के साथ बिल्कुल सटीक बैठती थी। जब चमकीला और अमरजोत ने एक साथ स्टेज पर गाना शुरू किया तो पंजाब के लोक संगीत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। ये जोड़ी रातों रात इतनी पॉपुलर हो गई कि पंजाब का शायद ही कोई ऐसा गांव या कस्बा बचा था जहां इनके अखाड़े यानी ओपन एयर शो न होते हों। चमकीला की दीवानगी का आलम ये था कि वो एक दिन में 3-3, 4-4 अखाड़े किया करता था। मशहूर लेखक गुलजार सिंह शोकी ने अपनी किताब में लिखा है कि चमकीला ने अपने करियर के सबसे चरम दौर में 365 दिनों में 366 लाइव शो किए थे। ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसे उस दौर का कोई भी बड़े से बड़ा गायक छू भी नहीं सकता था। लोग अपनी शादियों की तारीखें चमकीला की शो डेट्स के हिसाब से तय करने लगे थे। अगर शादी वाले दिन चमकीला की डेट नहीं मिलती थी तो लोग शादी का दिन आगे बढ़ा देते थे। चमकीला सिर्फ गाता नहीं था, वो अपने गाने खुद लिखता भी था। वो पंजाब के ग्रामीण समाज की उन सच्चाइयों पर लिखता था जिन्हें लोग बंद कमरों में तो करते थे लेकिन खुलेआम बोलने से कतराते थे। उसके गानों में शादी के बाद के अवैध संबंध, नशाखोरी, शराब, गांव की गुटबाजी, देवर भाभी के रिश्ते और यौन इच्छाओं का खुलकर जिक्र होता था। यही वो वजह थी जिसने चमकीला को 2 खेमों में बांट दिया। एक तरफ वो लोग जो चमकीला को सिर आंखों पर बिठाते थे। उनका मानना था कि चमकीला समाज का वह आईना दिखा रहा है जो वास्तव में मौजूद है। वो कोई झूठ या दिखावा नहीं कर रहा, बल्कि गांव देहात की असली नब्ज को पकड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ समाज के ठेकेदार, धर्म के रक्षक और संगीत के आलोचक उसके गानों को अश्लील और फूहड़ कहने लगे। उनका कहना था कि चमकीला पंजाब की संस्कृति को भ्रष्ट कर रहा है और युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहा है। ये वो समय था जब पंजाब एक बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहा था। 80 का दशक पंजाब के इतिहास का सबसे काला पन्ना माना जाता है। राज्य में खालिस्तानी उग्रवाद चरम पर था। हथियारबंद बंदूकधारी पूरे सूबे में घूम रहे थे। वो समाज पर अपनी सख्त धार्मिक और नैतिक आचार संहिता थोप रहे थे। किसे क्या पहनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और कैसा जीवन जीना चाहिए, ये सब बंदूक के दम पर तय हो रहा था। ऐसे माहौल में चमकीला के गानों की अश्लीलता का मुद्दा सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहा, ये मुद्दा उग्रवादियों की नजर में आ गया। चमकीला को उग्रवादी संगठनों की तरफ से धमकियां मिलने लगी, चिट्ठियां भेजी जाने लगी कि अगर उसने अपने गाने बंद नहीं किए और अश्लील बोल गाना नहीं छोड़ा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन चमकीला की मुसीबतें सिर्फ उग्रवादियों की धमकियों तक सीमित नहीं थी। उसके खिलाफ नफरत की एक और बहुत बड़ी वजह थी, उसकी जाति। चमकीला एक गरीब दलित चमार परिवार से आता था। पंजाब का संगीत और मनोरंजन उद्योग पारंपरिक रूप से ऊंची जाति के बड़े जमींदारों का गढ़ माना जाता था। एक दलित लड़के का इस इंडस्ट्री पर राज करना, सबसे ज्यादा कमाई करना और बाकी सभी बड़े गायकों को पीछे छोड़ देना कई लोगों को हजम नहीं हो रहा था। आलोचकों का दोहरा रवैया इस बात से साफ दिखता था कि कई ऊंची जाति के गायक भी अपने गानों में हिंसा, हथियार और दो अर्थी बातें गाते थे, लेकिन उनके खिलाफ कभी वैसी नफरत या जानलेवा विरोध नहीं दिखा जैसा चमकीला के खिलाफ दिखाया गया। चमकीला ने न केवल संगीत में अपना दबदबा बनाया बल्कि अमरजोत कौर के साथ शादी भी की जो दूसरी जाति से आती थी। इस अंतर जातीय शादी ने भी पारंपरिक समाज और सामंती सोच वाले लोगों के पेट में मरोड़ पैदा कर दी थी। चमकीला को जब जान से मारने की धमकियां मिलने लगी तो उसके करीबी दोस्त और गीतकार स्वर्ण सिविया ने बीच बचाव करने की कोशिश की। सिविया चमकीला को लेकर अमृतसर के दरबार साहिब यानी स्वर्ण मंदिर परिसर में गए। वहां खालिस्तानी उग्रवादी गुटों के 5 बड़े नेताओं के साथ चमकीला की एक गुप्त बैठक करवाई गई। उस बैठक में चमकीला ने बहुत सादगी से अपना पक्ष रखा। उसने कहा कि वो सिर्फ वही गाता है जो लोग सुनना चाहते हैं। वो तो सिर्फ पेट पालने के लिए गा रहा है, लेकिन अगर इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो वो माफी मांगता है। चमकीला ने उन नेताओं के सामने वादा किया कि वो अब से अश्लील गाने नहीं गाएगा और सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक गाने ही रिकॉर्ड करेगा।
इस बैठक के बाद चमकीला ने सच में अपना रास्ता बदला। उसने सिख इतिहास और धार्मिक विषयों पर कई गाने रिकॉर्ड किए, जैसे साथो बाबा खोलिया तेरा ननकाना और तलवार मैं कल गिधर दी हाँ। ये धार्मिक गाने भी उतने ही सुपरहिट साबित हुए जितने उसके बाकी गाने थे। स्वर्ण सिविया का दावा है कि उग्रवादी नेताओं ने चमकीला की माफी स्वीकार कर ली थी और उसे माफ कर दिया था। तो फिर सवाल उठता है कि अगर उग्रवादियों ने चमकीला को माफ कर दिया था तो 8 मार्च 1988 की दोपहर को महसमपुर में उस पर गोलियां किसने चलाई? आइए अब वापस उसी खौफनाक वारदात पर चलते हैं। 8 मार्च की सुबह चमकीला अपने साथियों के साथ लुधियाना से जालंधर के महसमपुर गांव के लिए निकला था। उसके साथ गाड़ी में अमरजोत कौर और उनके बैंड के दूसरे सदस्य थे। चमकीला के ग्रुप का अहम सदस्य मौजी डुगरीवाला, जो हारमोनियम बजाता था और स्टेज का संचालन करता था, उस दिन खुशकिस्मती से उस गाड़ी में नहीं बैठा था। चमकीला ने सफर शुरू होने से ठीक पहले मौजी से कहा था कि तुम दूसरी गाड़ी से आ जाना, क्योंकि इस गाड़ी में जगह कम है। इस एक फैसले ने मौजी की जान बचा ली। दोपहर के करीब 2 बजे चमकीला की गाड़ियां महसमपुर पहुंचती हैं। गांव के लोग अपने खेत खलियान छोड़कर अखाड़ा देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही चमकीला की गाड़ी रुकी, माहौल में एक अजीब सी हलचल मच गई। हमलावर पहले से ही घात लगाए बैठे थे। उन्हें चमकीला के आने का पूरा रूट और वक्त पता था। ये एक सोची समझी और बेहद पेशेवर तरीके से प्लान की गई हत्या थी। जैसे ही चमकीला और अमरजोत गाड़ी से बाहर निकलते हैं, एक काली बाइक पर सवार 3 नकाबपोश शूटर वहां पहुंचते हैं। उनके पास AK-47 जैसी स्वचालित राइफलें थी। बिना किसी कहासुनी के शूटरों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। सबसे पहली गोली अमरजोत के पेट में लगी और वो वहीं गिर पड़ी। चमकीला ने जैसे ही अपनी पत्नी को संभालना चाहा, शूटरों ने उसकी छाती और सिर में कई गोलियां मार दी। कुछ ही सेकंडों में चमकीला, अमरजोत और उनके 2 साथी ढोलक वादक और डढ़ी खून से लथपथ होकर जमीन पर ढेर हो गए। गोलियों की आवाज बंद होते ही शूटरों ने हवा में लहराते हुए अपनी बाइक स्टार्ट की और बड़ी आसानी से फरार हो गए। जब चीख पुकार शांत हुई और लोग पास पहुंचे तो चमकीला और अमरजोत की सांसें थम चुकी थी। 27 साल का वो चमकता सितारा, जिसकी आवाज पर पूरा पंजाब नाचता था, हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। मौजी डुगरीवाला, जो दूसरी गाड़ी से कुछ देर बाद पहुंचे, जब उन्होंने अस्पताल जाकर अपने साथी और उस्ताद की लाशें देखी तो उनके होश उड़ गए। इस दोहरे हत्याकांड की खबर जैसे ही फैली, पूरे पंजाब में सन्नाटा पसर गया। लेकिन असली तमाशा तो इसके बाद शुरू हुआ। पुलिस जब जांच के लिए पहुंची तो वहां का नजारा देखकर किसी को भी अंदाजा हो सकता था कि इस केस का क्या हश्र होने वाला है। 1988 का वो दौर ऐसा था जब पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था और इमरजेंसी जैसे हालात थे। पुलिस प्रशासन का पूरा ध्यान उग्रवाद से निपटने में लगा हुआ था, न कि आम आपराधिक मामलों की फोरेंसिक जांच करने में। महसमपुर में जहां मर्डर हुआ, वहां पुलिस ने क्राइम सीन को सील तक नहीं किया। सैकड़ों लोग घटनास्थल पर घूमते रहे, जिससे वहां मौजूद सारे फोरेंसिक सबूत, जूते के निशान और उंगलियों के निशान पूरी तरह मिट गए। गोलियों के खोखे सही तरीके से इकट्ठा नहीं हुए। बैलिस्टिक रिपोर्ट कभी ठीक से तैयार नहीं हो पाई। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे सीधे तौर पर खालिस्तानी उग्रवादियों का काम मान लिया। पुलिस का तर्क बहुत सीधा था। चूंकि उग्रवादियों ने चमकीला को धमकियां दी थी और वो नैतिक पुलिसिंग कर रहे थे, इसलिए ये मर्डर उन्होंने ही किया है। फाइल पर उग्रवादी हमला लिखकर केस को एक तरह से ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी कर ली गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और स्वतंत्र पत्रकारों, समाज शास्त्रियों और चमकीला के करीबियों ने इस केस की परतें उधेड़ना शुरू की तो 5 अलग अलग थ्योरी सामने आई और हर थ्योरी अपने आप में इतनी मजबूत थी कि पुलिस की उग्रवादी वाली थ्योरी पर सवाल खड़े होने लगे। पहली थ्योरी उग्रवादियों की ही थी, लेकिन इसमें भी एक नया मोड़ था। अगर स्वर्ण मंदिर में हुई बैठक में बड़े उग्रवादी कमांडरों ने चमकीला को माफ कर दिया था तो फिर हत्या किसने की? जानकारों का मानना है कि उस दौर में केंद्रीय कमांड से अलग होकर कई स्थानीय छोटे छोटे गुट और उग्रवादी गिरोह अपने स्तर पर काम कर रहे थे। हो सकता है कि किसी लोकल उग्रवादी गुट ने अपनी धाक जमाने या पब्लिसिटी पाने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो। दूसरी थ्योरी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी और वो थी म्यूजिक इंडस्ट्री की आपसी दुश्मनी और व्यावसायिक जलन।
चमकीला की अभूतपूर्व सफलता ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का पूरा ढांचा हिला कर रख दिया था। चमकीला के आने से पहले जो बड़े बड़े गायक लाखों रुपए कमा रहे थे, उनके अखाड़े बंद होने लगे थे। शो के आयोजक चमकीला और अमरजोत को ही हर जगह बुक करते थे। चमकीला ने साल में 366 शो करके बाकी सभी कलाकारों के बिजनेस पर ताला लगा दिया था। इसके अलावा चमकीला का अपने पुराने पार्टनर्स जैसे सुरिंदर सोनिया और उनके मैनेजर के साथ पैसों को लेकर गंभीर विवाद हुआ था। इस थ्योरी के समर्थकों का मानना है कि इंडस्ट्री के कुछ जलनखोर गायकों या प्रमोटरों ने सुपारी देकर कॉन्ट्रैक्ट किलर से चमकीला की हत्या करवाई, और चूंकि पंजाब में उग्रवाद का दौर था, इसलिए उन्होंने इस बात का फायदा उठाया। उन्हें पता था कि मर्डर का इल्जाम उग्रवादियों पर ही जाएगा और असली गुनहगार साफ बच निकलेंगे। तीसरी थ्योरी बेहद कड़वी और दुखद थी। ये थी जातिगत नफरत और सामंती मानसिकता। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में ऊंची जाति के बड़े जमींदारों का वर्चस्व था। चमकीला का एक दलित होकर पूरे पंजाब के सांस्कृतिक पटल पर छा जाना कई लोगों की आंखों में खटक रहा था। जब चमकीला ने गाकर अकूत संपत्ति कमाई और अपनी गाड़ी से घूमना शुरू किया, तो इसे सामंती समाज ने अपनी प्रतिष्ठा पर चोट मान लिया। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि अश्लीलता का आरोप तो सिर्फ एक बहाना था। अगर अश्लीलता ही वजह होती तो ऊंची जाति के दूसरे गायकों को निशाना क्यों नहीं बनाया गया, जो इससे भी ज्यादा भद्दे गाने गाते थे। चमकीला को निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि वो एक दलित था जिसने सामंती व्यवस्था को चुनौती दी थी। उसकी हत्या करके एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि कोई भी अपनी हद से बाहर निकलने की कोशिश ना करे। चौथी थ्योरी थी रंगदारी और वसूली गिरोहों की। 80 के दशक के अंत में जब पुलिस प्रशासन कमजोर पड़ चुका था, तो पंजाब के लुधियाना और जालंधर बेल्ट में कई आपराधिक गैंग सक्रिय हो गए थे। ये गैंग अमीर व्यापारियों, जमींदारों और मशहूर हस्तियों से जबरन वसूली करते थे। चमकीला उस दौर में पंजाब का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला आर्टिस्ट था। जाहिर है कि वो ऐसे रंगदारी वसूलने वाले गिरोहों के निशाने पर रहा होगा। आशंका जताई जाती है कि चमकीला को किसी लोकल गैंग की तरफ से बड़ी रकम देने की धमकी मिली होगी। चमकीला ने शायद रंगदारी देने से इनकार कर दिया या उनके साथ बहस की। अपनी धौंस जमाने और बाकी कलाकारों में डर पैदा करने के लिए उस गैंग ने चमकीला को सरेआम गोलियों से भून दिया। पांचवी और आखिरी थ्योरी थी व्यक्तिगत दुश्मनी और ऑनर किलिंग की। चमकीला की शादी अमरजोत कौर के साथ हुई थी, जो दूसरी जाति से आती थी। इस अंतर जातीय शादी से परिवार और समाज में कुछ लोग बेहद नाराज थे। इसके अलावा गानों के राइट्स, उधारी के लेन देन और आपसी मतभेदों को लेकर भी चमकीला के कई लोगों से रिश्ते खराब थे। इस दौर के अराजक माहौल में किसी भी निजी रंजिश को निपटना बहुत आसान था, क्योंकि मर्डर करने के बाद उसे उग्रवादी घटना का नाम दिया जा सकता था। पुलिस ने इन सभी पहलुओं पर नाम मात्र की पूछताछ की, लेकिन किसी भी संदिग्ध के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जुटाया जा सका। न तो कोई फोरेंसिक सबूत था, न ही कोई चश्मदीद गवाह जो कोर्ट में जाकर गवाही देने की हिम्मत करता। उस दौर में गवाहों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। जो लोग मर्डर के वक्त मैदान में मौजूद थे, वो भी डर के मारे चुप हो गए। उन्हें पता था कि मुंह खोलने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। पुलिस की फाइलों में चमकीला हत्याकांड की फाइल धीरे धीरे पीली पड़ती गई और उस पर धूल की मोटी परत जम गई। जिन 3 शूटरों ने 8 मार्च 1988 को बाइक पर आकर गोलियां चलाई थी, उनके नकाब के पीछे कौन से चेहरे छिपे थे, वो कभी सामने नहीं आ सके। आखिरकार पुलिस ने इस केस की फाइल को बंद कर दिया और इसे अनसॉल्व्ड होमिसाइड, यानी एक ऐसा कत्ल जिसका राज कभी नहीं खुल सका, घोषित कर दिया। अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर की हत्या सिर्फ 2 गायकों का अंत नहीं था। ये उस दौर के पंजाब के उस दर्दनाक सच का बयान था, जहां कला, राजनीति, जातिगत वैमनस्य, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और उग्रवाद का एक ऐसा कॉकटेल बन चुका था जिसने कई जिंदगियों को लील लिया। चमकीला की आवाज को गोलियों से हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, लेकिन उसकी मौत के दशकों बाद भी उसके गाए गाने पंजाब की आबो हवा में गूंजते हैं। वो एक ऐसा राज बन गया जिसका जवाब आज भी महसमपुर की उस खूनी दोपहर की मिट्टी में कहीं दफन है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए क्राइम सीन।